आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के मैच में कुछ उसी तरह का माहौल नज़र आया जिस तरह के माहौल की उम्मीद हर कोई करता है। जी हाँ, एक रोमांचक मैच की उम्मीद थी। मैच उतना रोमांचक नहीं रहा, लेकिन जैसे ही भारत और पाकिस्तान का नाम आता है तो जैसे कहें ना कि अपने आप ही कुछ रोमांच बढ़ जाता है। तो मैच में रोमांच था। और यदि मैच की जो मैन हाइलाइट्स की बात करूँ तो कहाँ कहाँ किस तरह से मैच चेंज होता चला गया, उन सारी चीज़ों पर आज इस वीडियो में बात करूंगा। नमस्ते, देख रहे हैं भारत वर्ष सबसे पहले और मैं हूं लोकेश शर्मा। यदि इस भारत पाक मैच की मेन चीज़ों की बात करूं तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, पाकिस्तान को ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लियर रहता ही है कि शायद हम इंडिया को ना हरा पाए। तो इस बार जो पाकिस्तान की जो मुझे स्ट्रैटेजी नज़र आई वो क्लियर थी कि चूँकि उनके पास बैटिंग लाइन थोड़ी सी कमज़ोर है और इंडिया के पास जो बैटिंग लाइन है वो इंडिया जैसे कहें कि वर्ल्ड की टॉप बैटिंग लाइन में से एक है। जब जो T20 फॉर्मेट होता है इसमें तो जो भारत के बैटर्स होते हैं वो इस तरह से धमाकेदार परफॉर्म करते हैं कि आप पूछिए मत। तो पाकिस्तान को कहीं यही था कि यदि हमने पेसर्स अटैक लिया तो हो सकता है कि इतने रन बने कि हम उन रनों को आसपास भी ना छू पाए। हालांकि ये भी उन्होंने स्पिनर्स को दाव पर लगाया, लेकिन उसके बावजूद भारत और पाकिस्तान के मैच में यानी कि इस मैच में भारत ने करीब 60 रनों से हराया। तो आप सोचिए कि जब स्पिनर्स के अटैक के बावजूद 60 रनों का अंतर रह गया तो यदि पेसर्स होते तो कितने चौके और छक्के पड़ने वाले थे। यानी कि मैच में एक आतिशी पारी की उम्मीद थी सब लोगों को। लेकिन पाकिस्तान ने यहीं पर जैसे कहना कि अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। मैच में जो शुरू से दिखाई थी, टॉस हुआ, कप्तान सलमान अली आगा ने फील्डिंग चुनी और उन्हें पता था कि फील्डिंग वो क्यों चुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह था क्लियर कि यदि हमने भारत को ज़्यादा रन नहीं बनाने दिए तो हम कहीं ना कहीं मुकाबले में रहेंगे। फील्डिंग चुनते हैं, वो फील्डिंग चुनने के साथ ही कप्तान खुद सलमान अली आगा अपना पहला ओवर स्टार्ट करते हैं और जिसे कहना कि जिस स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने काम शुरू किया था, पहले ही ओवर में सलमान अली आगा को सफलता मिलती है। अभिषेक शर्मा तगड़ी बैटिंग लाइन, लेकिन चौथी गेंद पर वो कैच आउट होते हैं, उनके जाल में फंसते हैं और जिसे कहें कि प्रेशर क्रिएट होता है। लगातार डॉट बॉल खा चुके थे अभिषेक शर्मा और एक गलती करते हैं और गलती में कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर जैसे कहें कि सलमान अली आगा जहां सक्सेस थे, वहीं तो दूसरी क्रीज पर दूसरी ओर मौजूद थे ईशान किशन और दूसरी ओर उनका साथ देने के लिए आते तिलक वर्मा। लेकिन ईशान किशन ने आते ही अपने इरादे क्लियर कर दिए थे। जैसे ही दूसरा ओवर चालू होता है तो पहली ही गेंद पर छक्का जमा कर सारा प्रेशर रिलीज कर देते हैं। और डेफिनेटली प्रेशर में आने की बात ही नहीं थी, क्योंकि T20 मैच है और T20 मैच में जब तक चौके छक्कों की बरसात ना हो तो T20 का मतलब ही क्या। तो दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर वो छक्का जमा कर अपने इरादे साफ कर देते हैं। हालांकि जो पहला ओवर होता है उसमें एक विकेट इंडिया खो चुका होता है और केवल 1 रन बनता है। और इसके बाद जब तक ईशान किशन क्रीज पर रहे तब तक जैसे कहें ना कि चौके छक्के आपको लगातार देखने को मिले। पावर प्ले खत्म होता है, 6 ओवर कंप्लीट होते हैं। इन 6 ओवर में सिर्फ एक मात्र ओवर शाहीन अफरीदी को यानी कि पेसर को मिला। बाकी सारे जो ओवर थे वो स्पिनर्स के द्वारा किए गए, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो अयूब हो, चाहे अबरार हो। तो इस तरह से 6 में से 5 ओवर स्पिनर्स के द्वारा कराए गए। तो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर थी कि भारत को किसी भी तरह से रन बनाने से रोक दिया जाए। यदि रन बनाने से रोक दिया गया तो हम कहीं ना कहीं इनसे फाइट कर लेंगे। हिट होते हैं, 52 रन बनते हैं और 1 विकेट का नुकसान होता है इंडिया को। 10 ओवर पहुँचते पहुँचते 2 विकेट पर 92 का स्कोर हो जाता है। इस बीच में ईशान किशन आउट हो जाते हैं। अच्छा खेल रहे थे लेकिन आउट होते हैं। 2 रन 12वें ओवर में कंप्लीट होते हैं। एक बार 14वें ओवर तक गेम जिसे कहें कि सूर्य कुमार यादव क्रीज पर होते हैं, तिलक वर्मा क्रीज पर होते हैं और चूँकि स्पिनर्स ने लगातार यहाँ तक पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी थी वो लगभग काम कर रही थी। यानी कि उतना खुलकर जो इंडियन बैटर्स थे वो खेल नहीं पा रहे थे। आप 14 ओवर में देखिए, 14 ओवर में 125 रन ही बने थे और सिर्फ हालांकि विकेट सिर्फ 2 ही हुए थे, लेकिन सिर्फ 125 रन बना पाई थी भारतीय टीम। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक जो T20 का जो रोमांच होता है, जो धमाकेदार बैटिंग होती है, वो अभी तक भारतीय बल्लेबाज दिखा नहीं पा रहे थे और 14 ओवर कंप्लीट हो गए थे। 15वां ओवर आता है अयूब का और यहीं पर मैच थोड़ा सा टर्न लेता है। 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा को अयूब LBW आउट करते हैं और यहाँ पर जो ओवर है 126 रन होते हैं। और इसी दूसरी गेंद इसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या अयूब को ऊंचा खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस खेलने की कोशिश में वो दूसरी गेंद पर यानी कि अयूब की लगातार दूसरी गेंद पर
वो आउट होते हैं। यहाँ पर अयूब के लिए हैट्रिक का चांस बनता है। शिवम दुबे उतरते हैं और एक तगड़ी अपील, इतनी तगड़ी अपील होती है, ऐसा लगता है कि शायद अयूब की हैट्रिक हो गई, लेकिन हैट्रिक नहीं हो पाती है। इस तरह से 15वां ओवर कंप्लीट होता है। अयूब का 127 रन बनते हैं, 4 विकेट का नुकसान इंडिया को हो चुका होता है। और इस ओवर में, यानी कि पर्टिकुलर अयूब के ओवर में 2 विकेट हासिल करने में वो कामयाब होते हैं। 16वां ओवर, 17वां ओवर 136 और 140 रन पर 4 विकेट के साथ कंप्लीट होता है। 18वां ओवर आता है। पहली गेंद पर सूर्य कुमार का चौका लगता है और 5वीं गेंद पर शिवम दुबे एक छक्का जमाते हैं। इस तरह से 18वें ओवर में 154 स्कोर पहुंचता है और 4 विकेट हो चुके होते हैं। 19वें ओवर में तारिक, यहाँ पर मैं तारिक की बात करूँगा कि तारिक ने सबसे ज़्यादा, उनकी आप अंदाज़ देखिए और उनका जो वेरिएशन देखिए, हर बॉल में उनके वेरिएशन था और उनका जो अंदाज़ था बॉलिंग करने का, टोटली कंफ्यूज। आप लास्ट मोमेंट तक ये नहीं समझ सकते कि वो किस तरह की बॉलिंग करेंगे। 19वें ओवर तो उन्होंने रनों की गति पर भी काबू लगाया इंडिया की, और साथ ही 19वें ओवर में 5वीं बॉल पर सूर्य कुमार को कैच आउट करवाते हैं। इस तरह से 19 ओवर कंप्लीट होते हैं। 159 पर 5 विकेट के साथ इंडिया का स्कोर बोर्ड पर टंगा होता है। 20वां ओवर आता है मैच का। पहली गेंद पर शिवम दुबे चौका लगाते हैं। और ये एक और चीज़ बता दूं कि ये आखिरी ओवर था शाहीन अफरीदी का। शाहीन अफरीदी को पहला एक ओवर मिला था, दूसरा ओवर, पहला ओवर कप्तान ने किया था, दूसरा ओवर शाहीन अफरीदी के मिलने के बाद पूरी सारे जो स्पेल है वो स्पिनर्स ने कंप्लीट किए। 20वां ओवर आके शाहीन अफरीदी को दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से उनकी पिटाई होती है। पहली गेंद पर शिवम दुबे चौका लगाते हैं। तीसरी गेंद पर अब चूँकि जब सूर्य कुमार यादव आउट होते हैं तो रिंकू खेलने आ जाते हैं। रिंकू तीसरी गेंद पर उन्हें चौका जमाते हैं, चौथी गेंद पर उन्हें छक्का जमा देते हैं। हालांकि 5वीं गेंद पर एक कन्फ्यूज़न होता है और शिवम दुबे रन आउट हो जाते हैं और छठी गेंद पर अक्षर पटेल कैच आउट होता है। इस तरह से 20 ओवर कंप्लीट होते हैं और इंडिया 175 रन बना पाता है 7 विकेट के नुकसान पर। जब बीच में मैच पहुंचा था तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि इंडिया 150 के आसपास न सिमट जाए, और यदि ऐसी स्थिति होती तो थोड़ा सा इस भारत के लिए क्या है कि मुश्किलों वाली स्थिति हो सकती थी। अगर बॉलिंग अटैक भी उतना ही पावरफुल था। तो 175 रन कहीं ना कहीं भारत को मैच में बनाए रख रहे थे। और जिसे कहें कि जिस तरह का सीन भारतीय पारी में पहले ओवर में नज़र आया था, ठीक उसी तरह का सीन पाकिस्तान अपनी पारी शुरू करता है और उसी तरह का सीन नज़र आता है। साहिबजादा फरहान चौथी गेंद पर खेलने जाते हैं। हार्दिक पांड्या की बॉल होती है, एक अच्छा शॉट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिंकू कैच करते हैं, साथ में उनके अयूब होते हैं। इस तरह से पहला ओवर हार्दिक पांड्या का मैडन जाता है, यानी कि पहले ओवर में कोई रन नहीं होता, लेकिन एक विकेट और साहिबजादा फरहान का हासिल कर चुके होते हैं। बुमराह आते हैं दूसरा ओवर लेकर। पहली गेंद पर सेम उन्हें उसी तरह से छक्का जमाते हैं जिस तरह से ईशान किशन ने दूसरे ओवर की पहली गेंद पर छक्का जमाया था, तो वो भी एक बार फिर से प्रेशर रिलीज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी ही गेंद, ये क्या, अचानक बुमराह की सटीक गेंदबाजी यार, और उसके साथ ही सेम को वो LBW कर देते हैं। और तीसरी बॉल पर एक बार फिर से रिंकू की आपको ज़बरदस्त फील्डिंग देखने को मिलती है। और दूसरा ओवर अभी रोमांच बाकी था। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद आती है। बुमराह यहाँ पर बॉलिंग कर रहे होते हैं और सलमान अली आगा आउट होते हैं। यहाँ पर हार्दिक पांड्या उनका कैच लेते हैं और इस तरह से भारत कहीं जिसे कहें कि मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर देता है। दो ओवर में 13 रन होते हैं, लेकिन तब तक पाकिस्तान 3 विकेट खो चुका होता है, यानी कि एक बेहद क्रिटिकल सिचुएशन में आ चुका होता है पाकिस्तान। लेकिन अभी फ़िलहाल मैच में थोड़ा रोमांच और बाकी था। तीसरा और चौथा ओवर निकलता है। 5वां ओवर आता है अक्षर पटेल का। भारत भी यहाँ पर ये करता है कि बुमराह और पांड्या के बाद पांड्या को रिप्लेस करते हैं और उसके बाद में अक्षर पटेल आते हैं। और इसके बाद अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की तिकड़ी लगातार ये उसी तरह से जिस तरह से पाकिस्तान ने अटैक किया था उसी तरह से स्पिनर्स का अटैक यहाँ पर शुरू होता है। 5वां ओवर आता है। अक्षर पटेल को लगातार 2 चौके पड़ते हैं और उसके बाद वो बाबर आजम को क्लीन बोल्ड करते हैं और अपनी परमानेंट जो सिग्नेचर लाइन है, दोनों हाथ इस तरह से उठाकर वो क्लियर कर देते हैं कि उनके इरादे। तो 5 ओवर कंप्लीट होते हैं, 34 रन बनते हैं पाकिस्तान के और 4 विकेट गंवा देता है, जिसे कहें कि यहाँ तक आते आते
भारत की 60% पकड़ इस मैच पर मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि 4 विकेट वो हासिल कर चुका था। छठा ओवर वरुण चक्रवर्ती करते हैं। छठे से 10वें ओवर तक कोई विशेष बड़ा घटनाक्रम नहीं होता, मैच स्मूथ गति से धीरे-धीरे चलता रहता है, कुछ-कुछ रन निकाले जाते हैं। 10वां ओवर कंप्लीट होता है, कुलदीप यादव का 71 रन बने होते हैं और 4 विकेट का नुकसान पाकिस्तान को अभी तक हो चुका होता है। 11वां ओवर आता है अक्षर पटेल का और फिर से एक बार पाकिस्तान मुसीबत में फंसता दिखता है। उस्मान को 44 रनों पर, जो कि बहुत अच्छा खेल रहे थे, जब तक उस्मान थे क्रीज पर एक आशा बनी हुई थी, वो लगातार जिस तरह से शॉट से खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर अक्षर पटेल फिर से उनका विकेट लेकर 44 रन पर होते हैं। उनका विकेट लेकर पाकिस्तान की जो आखिरी उम्मीद है उसे भी ध्वस्त कर देते हैं। यहाँ पर ईशान किशन कोई गलती नहीं करते हैं। तो 11वां ओवर कंप्लीट होने पर पाकिस्तान के 73 रन होते हैं और 5 विकेट का नुकसान हो चुका होता है पाकिस्तान को। 12वां ओवर आता है, कुलदीप यादव का ये ओवर होता है। नवाज और शादाब क्रीज पर होते हैं और यहाँ पर कुलदीप नवाज को 4 रनों पर चलता कर देते हैं। 78 रनों पर छठे विकेट के साथ पाकिस्तान की जो आखिरी उम्मीद है वो भी लगभग ध्वस्त हो जाती है। अब इसके बाद में पाकिस्तान को मैच में वापसी के लिए कहीं कोई चांस क्लियर दिखाई नहीं दे रहे थे। 13वां ओवर बॉलर्स कुछ चेंज किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। तिलक वर्मा आते हैं, अपना पहला ओवर लेकर आते हैं और इस पहले ही ओवर में वो शादाब को बैक टू पवेलियन कर देते हैं। यहाँ पर शिवम दुबे उनका एक बढ़िया कैच लेते हैं और इस तरह से 13वें ओवर कंप्लीट होते होते पाकिस्तान 87 रन बनाता है 7 विकेट के नुकसान पर, और अब क्लियर दिखाई देने लगता है कि अब मैच में पाकिस्तान के लिए वापसी नामुमकिन थी, क्योंकि 176 रन का टारगेट था। वो 7 विकेट खो चुका था पाकिस्तान से 87 रन पर और 13 ओवर कंप्लीट हो चुके थे, यानी केवल जो 4 बैट्समैन बचे हुए थे। कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद पाकिस्तान के लिए नहीं थी। 14 ओवर कुलदीप यादव करते हैं, 14 ओवर में 89 रन बनते हैं और 7 विकेट रहते हैं। 15वां ओवर एक बार फिर से तिलक वर्मा करते हैं। यहाँ पर तिलक वर्मा के पास चांस था कि वो खुद की गेंद पर एक कैच आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनसे कैच ड्रॉप होता है। 15 ओवर कंप्लीट होते हैं, पाकिस्तान 94 रनों पर 7 विकेट बना चुका होता है। और में फ़हीम अशरफ के रूप में भारत को 8वां विकेट मिलता है पाकिस्तान का। वरुण चक्रवर्ती का ओवर होता है और अबरार का फिर 9वां विकेट वो चटका देते हैं, 0 पर आउट करते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान 16वें ओवर में 97 पर 9 विकेट अपने गंवा देता है, केवल 97 रन बना पाता है। इस ओवर में वरुण चक्रवर्ती के पास हैट्रिक का भी चांस था, लेकिन जिस तरह से सेम अयूब हैट्रिक का चांस मिस किए थे, उसी तरह से वरुण चक्रवर्ती का भी ये चांस मिस हो जाता। 17वां ओवर रिंकू सिंह को मिलता है और 2 चौके खाते हैं वो इस ओवर में। 18वां ओवर हार्दिक पंड्या लेकर आते हैं, क्योंकि 2 गेंदों पर 2 बार, एक बार कुलदीप यादव से कैच मिस होता है, एक बार ईशान किशन से मिस होता है, लेकिन फाइनली वो अब आखिरी विकेट लेते हैं और पाकिस्तान 18 ओवर में 114 रनों पर ढेर हो जाती है। और इस तरह से आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत एक बार फिर से पाकिस्तान को 60 रनों से एक तगड़ी शिकस्त दे देता है। तो ओवरऑल मैच में जितने रन बनने थे उतने रन तो नहीं बने। जिस तरह का रोमांच होना था उस तरह का रोमांच भारत पाकिस्तान के होने से तो हुआ, लेकिन जो रनों की जो आतिशी पारी देखने की उम्मीद थी दर्शकों को, वो इतनी नहीं दिखाई दी। पाकिस्तान ने शिकंजा कस के रखा, स्पिनर्स का अटैक रखा, तो संभल के खेले सूर्या, और डेफिनेटली चूँकि विकेट जा चुके थे शुरू में, तो सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा संभल कर खेले, रनों पारी को आगे बढ़ाया और आखिरी तक एक सम्मानजनक तक स्कोर तक पहुँचाया। सभी ने मिलकर 7 विकेट हुए थे इंडिया ने, और इस तरह से ये पूरा मैच रहा। आगे भी जो आने वाले मैचेस हैं उन पर इसी तरह का कुछ एनालिसिस लेकर आपके पास आता रहूँगा। आप देख रहे हैं भारत को सबसे पहले, और मैं हूँ लोकेश शर्मा, और मिलता हूँ जल्दी फिर किसी नई एनालिटिकल। तब तक के लिए नमस्कार।